चैप्टर 1 चैप्टर 2 किसमें चैप्टर 1 नहीं है? जो आपने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वाले नोट्स भेजे। I'll check I'll check ओके। that. Okay. वैसे दोनों होने चाहिए उसमें। Electrostatics means electro at rest. Electro means electric charge. Statics, you studied in maths as well. Electric charge at rest. So electrostatics will be basically studying the interaction of electric charges, two or more than two charges at rest. This is key. Now, what is electric charge? Studied in 10th class also electric charge के बारे में. Anyone? Ananya, what is electric charge? बताओ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? 10th में पढ़ा था ना? Electric charge is that entity by virtue of which a body can attract or repel another object. नहीं, इलेक्ट्रॉन तो बेसिकली इज ए पार्टिकल विच ए चार्ज ऑन इट, बट इलेक्ट्रिक चार्ज ओनली इलेक्ट्रिक, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक चार्ज थोड़ी होता है, प्रोटॉन पे भी होता है, दूसरे ऑब्जेक्ट उन पे भी होता है. तुमने नोटिस किया होगा कि विंटर्स में व्हेन यू टेक ऑफ योर क्लोथ्स, वूलन्स, तो स्पार्कलिंग साउंड होती है. दैट इज अगेन इलेक्ट्रिक चार्ज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. लिख लो, डेफिनेशन लिखो इसकी. इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज is that entity, electric charge is that entity by virtue of which, by virtue of which other objects, other objects can be attracted or repelled. So electric charge is that entity by virtue of which other objects can be attracted or repelled. तीन सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं. डायग्राम बना लेना. This is a glass rod. This is also a glass rod. This glass rod is rubbed with silk. This glass rod is also rubbed with silk. और दोनों को हमने इंसुलेटिंग थ्रेड से सस्पेंड कर दिया है. व्हाट इज इंसुलेटिंग थ्रेड? व्हाट इज इंसुलेटिंग मटेरियल? जो कंडक्ट ना करे, समथिंग विच विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विल बी insulating material. For example, look at this this coating is insulating material. This is insulating material. Even is this is also insulating material. जो कि कंडक्ट ना करे, that is insulating material. तो ग्लास भी ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल है ना? ग्लास इज नॉट कंडक्टिंग. रबर इज ऑल्सो इंसुलेटिंग मटेरियल. ठीक है, दैट्स वाई तुमने देखा होगा जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो रबर के ग्लव्स पहन के वर्क करते हैं, राइट? तो दिस इज द फर्स्ट experiment. Two glass rods rubbed with silk, and then they are suspended through two insulating threads, and then observation. Diagram बन गया? बना लो. अनन्या, क्या शुरू हुआ स्कूल में? तो
अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि हमारे फिजिक्स के टीचर सीबीएसई की चेकिंग के लिए अच्छा, गए। और रिजल्ट्स? सर वो 26 को आएंगे। अच्छा, ओके। तो ऑब्जर्वेशन वाज दैट दीज टू ग्लास रॉड्स रिपेल ईच अदर। ये भी बना लेना, लिख लो। So when two glass rods rubbed with silk are suspended by insulating thread, it is observed that they repel each other. भव्य, तुम्हारी ड्यूटी अगर किसी ने भूल जाता ना रिकॉर्डिंग के लिए तो बताना है। ओके सर। ये पहला एक्सपेरिमेंट है। सर इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? हम्म। स्टेटमेंट। हाँ, स्टेटमेंट ये कि व्हेन टू ग्लास रॉड्स रब विथ सिल्क are suspended from insulating thread, we observe that two glass rod repel each other. अभी हाँ, ये अभी हमारा ऑब्जर्वेशन है। फिर एक सेकेंड एक्सपेरिमेंट करते हैं। What is second experiment? In the second experiment, I take two rubber rods. दो रबर रॉड्स हैं। रबर रॉड को एबोनाइट भी बोला जाता है। हार्ड रबर इज ऑल्सो कॉल्ड एबोनाइट, एंड दिस इज रब्ड विथ फर। These are rubber rods. This is also rubber rod. So in the next experiment, there are two hard rubber rods. They are rubbed with fur and then suspended by insulating thread. ठीक है, डायग्राम बना लो। वल्कनाइज्ड रबर या हार्ड रबर को, एक तो रबर वो होता है जो तुम यूज करते हो, इरेजर की तरह, वो सॉफ्ट रबर होता है। एक होता है टायर का, जो व्हीकल के टायर होते हैं ना, उनका जो रबर होता है, इज हार्ड रबर। तो दैट इज वल्कनाइज्ड रबर, उसमें कार्बन मिक्स करते हैं, एंड दैट इज एबोनाइट ऑल्सो। तो ये रबर रॉड हार्ड रबर रॉड है। तो अगेन द ऑब्जर्वेशन इज दैट दीज टू रिपेल when two rubber rods rubbed with fur are suspended freely. It is observed that they repel each other. This is the second experiment. And the final one, this is the third one. The third experiment, we take one glass rod, इसको हमने रब किया सिल्क के साथ, and this is a rubber rod. This we are rubbing with fur. So ग्लास रॉड को हमने सिल्क से रब किया, रबर रॉड को हमने फर से रब किया, और रब करने के बाद उनको इंसुलेटिंग थ्रेड से सस्पेंड किया। So when you suspend them by insulating thread, what is the observation? Yes. So this time we found that these two attract. अब हमने तीन एक्सपेरिमेंट किए। You have seen the observations also. My questions to you is that what do you conclude? क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम तीन एक्सपेरिमेंट से? क्या कंक्लूशंस हैं? उससे भी पहले, लाइक सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या बात आती है? बताओ लाइक अनन्या। repel and unlike attract each other. सबसे पहली बात यह है, उससे भी पहले, दैट वेन एवर टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड, चार्जेस आर
हाँ, वैसे देखा जाए चार्जेस फॉर्म चार्ज आर प्रोड्यूस इज नॉट ए करेक्ट वर्ड, टेक्निकली करेक्ट नहीं, बिकॉज वी कैन नॉट क्रिएट चार्ज, यस वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय चार्ज, बेसिकली वी डिस्टर्ब द न्यूट्रलिटी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। तो दिस इज नथिंग बट फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जब भी दो इंसुलेटिंग मटेरियल को जिनके डिफरेंट नेचर है उनको तुम आपस में रब करोगे, देन द चार्जेस विल अपीयर ऑन देम। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन लोगो, एक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन टू टू डिफरेंट मटेरियल्स when two different materials are rubbed together, there is there is exchange of there is exchange of electric charges between them. There is exchange of electric charges between them. As a result, charges appear on them. As a result, charge or charges appear on the two objects. तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में we make charges to appear on two different objects when they are brought in contact. जब भी दो ऑब्जेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे उन पे चार्जेस अपीयर होंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज विल स्टडी लेटर, वी कैन ऑल्सो मेक चार्जेस अपीयर ऑन अ बॉडी बाय विदाउट गेटिंग देम इन कॉन्टैक्ट, दिस कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। बट हम अभी बात करें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की। सो यहाँ पे दो मटेरियल को हम फिजिकल कांटेक्ट में ला रहे हैं। इनफैक्ट जो चार्ज ग्लास पे अपीयर होगा वो रब सिल्क पे नहीं होगा, जो फर पे होगा वो रबर रॉड पे नहीं होगा, दिल बी डिफरेंट नेचर। ठीक है, सो द फर्स्ट कंक्लूजन दैट वेन एवर टू डिफरेंट मटीरियल्स आर रब टुगेदर, चार्जेस अपीयर ऑन देम, लूजली वी कैन से दैट चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड, बट वो करेक्ट वर्ड नहीं होगा फॉर ए स्टूडेंट ऑफ साइंस और फिजिक्स, बिकॉज वी कांट क्रिएट चार्जेस और प्रोड्यूस चार्जेस। द सेकेंड कंक्लूजन इज, यहाँ पे ग्लास रॉड और ग्लास रॉड पे सेम टाइप के चार्जेस होंगे, रबर रॉड और रबर रॉड पे सेम काइंड ऑफ चार्जेस होंगे, एंड यू सी दैट बोथ बोथ द केसेस दे आर बीइंग रिपेल्ड। ये भी रिपेल हो रहा है, ये भी रिपेल हो रहा है ना। तो द सेकंड कंक्लूजन क्या हुआ, आ रहा है द सेकंड कंक्लूजन, लाइक चार्जेस रिपेल, एंड लिख लो। या उससे भी पहले एक और चीज हो सकती है, हम ये भी बोल सकते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन which appears on glass rod, another which appears on the rubber rod. लिखो, second conclusion, there must be two types of charges. There must be two types of electric charges. One, one which appears on one which appears on glass rod, and the another one and the another one which appears on the rubber rod. That is the second conclusion. Now there was a scientist, American scientist, जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। सर यस, सर फर्स्ट रीजन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी वाला था ना? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में ये था कि whenever two different materials are brought in physical contact, charges यस appear सर। on them। ओके सर। ठीक है, तो अगर हम दो ऑब्जेक्ट को, जैसे ग्लास को हमने सिल्क के साथ रब किया, फिजिकली कांटेक्ट में आया ना वो, तो चार्ज विल अपीयर ऑन देम, बिकॉज दिल बी ट्रांसफर ऑफ चार्ज। अभी विल डिस्कस करेंगे हम लोग कैसे चार्ज ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो तो सर अगर हम हम दो, हाँ, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी लिख दें बस। क्या,
फर्स्ट कंक्लूजन में फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी लिख दे बस। हम्म ठीक है। अब दिस scientist or engineer, he basically, you know, gave the name to these two types of charges. The charges which appear on the glass rod, he called positive charge. जो चार्ज ग्लास रॉड पे अपीयर हो रहा है उसने उसको बोला पॉजिटिव. एंड द चार्ज दैट अपीयर्स ऑन द रबर रॉड ही कॉल्ड इट नेगेटिव. तो उसने बेसिकली उसका नेमिंग किया चार्जेस का. तो अमेरिकन इंजीनियर, अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन नेम्ड द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. चाहो तो लिख लो. the charge the charge which appear the charge which appear on glass rod the charge which appear on glass rod is called positive charge, and the charge on which appear on the rubber rod is called negative charge. So the third conclusion is like charges repel and unlike charges attract. जैसे कि यहाँ पे it has positive charge, it has negative charge. They are unlike charge, they are attracting. Here you have positive, positive, they are repelling. You have negative, negative, they are repelling. So the third conclusion is unlike charges attract, like charges repel. लिख लिया. अब मैं तुम्हें बताता हूं हो क्या रहा है एक्चुअली. जैसे ग्लास रॉड था, ठीक है. ग्लास रॉड हैज सपोज 5 पॉजिटिव चार्जेस, 5 नेगेटिव चार्जेस, मतलब इट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एक प्रॉपर्टी और होती है इलेक्ट्रिक चार्जेस की, दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस एल्जेब्रिक इन नेचर. लिख लो फोर्थ पार्ट. चार्जेस आर एल्जेब्रिक इन नेचर. जैसे एल्जेब्रा में पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो जाता है. सो सिमिलरली वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एल्जेब्रिक इन नेचर. दैट इज दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. दैट इज they can be added or subtracted. तो अगर ग्लास रॉड, ये मैंने ग्लास रॉड ली है, इसमें 5 पॉजिटिव चार्ज हैं, 5 नेगेटिव चार्ज हैं, मतलब इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज चार्जेस विल add or subtract algebraically. Then I take a piece of silk. Suppose it has 4 positive charges and 4 negative charges. 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव इस पे हैं. तो अभी ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. अब these two materials both are insulating material but they have different nature. ठीक है. One would be electron giving, one can easily give away its electron. Another would be having affinity for electrons, मतलब it can easily take electrons. तो क्या होगा when you rub these two? When you rub these two, there'll be transfer of electrons from one material to another. हमेशा याद रखना, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में, सॉलिड मटेरियल में जब भी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज अपीयर होगा, इट इज बेसिकली द इलेक्ट्रॉन्स और द नेगेटिव चार्ज विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड. देखो क्या हो रहा है. ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया. इसका मतलब ये हुआ कि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन, अभी 5 इलेक्ट्रॉन थे, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए. इट इज बेसिकली द नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन विच गेट ट्रांसफर्ड. ग्लास ने 2 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दिए. तो क्या होगा. अर्लियर इट हैड 4 पॉजिटिव चार्जेस एंड
4 नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक न्यूट्रल था, लेकिन ग्लास रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। तो इट्स बेसिकली द इलेक्ट्रॉन्स विच गेट ट्रांसफर्ड। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें पॉजिटिव आया नहीं है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मतलब इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। इट हैज गेन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स इट इज नाउ हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो बात समझ में आ गई क्या हो रहा है? कहने का मतलब ये हुआ कि whenever objects are being charged, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज द की पॉइंट। लिखो, whenever whenever an object whenever an object gets negatively charged, whenever an object gets negatively charged, that would mean that would mean it has gained electrons. That would mean it has gained electrons. And and if an object and when object has become positively charged, if an object has become positively charged, it would mean it would mean that it has lost or transferred electrons. It has lost or transferred electrons away. तो अब हमें एक बात समझ आ चुकी है कि जब भी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से हम ऑब्जेक्ट को चार्ज कर रहे हैं, वी आर बेसिकली डिस्टर्बिंग देयर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अभी ये दोनों ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब कर दी। लेकिन इन द प्रोसेस मेरे को बताओ, एक चीज बताओ कि अगर मैं ग्लास रॉड और सेल को वन सिस्टम मान लूं, ठीक है, आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, तो इस पूरे सिस्टम में कितने पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहे हैं तुम्हें? हाउ मेनी पॉजिटिव चार्ज? 5 ये और 9, 4 वो 9। कितने नेगेटिव चार्जेस हैं? 9। क्लियर? 5 पॉजिटिव 5 नेगेटिव। अब यही सिस्टम यहाँ पे नजर देखो। अब टेल मी हाउ मेनी पॉजिटिव चार्ज आर देयर इन द सिस्टम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? नेगेटिव चार्ज 9। कहने का मतलब क्या हुआ? द टोटल चार्ज on an isolated system remains the same. It's nothing but conservation of charge। 1 मार्क का ही आएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब लिखो इलेक्ट्रिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लिख लो, इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसकी डेफिनेशन 1 मार्क की आएगी, इसका स्टेटमेंट लिख लो आगे। टोटल चार्ज total charge on an isolated system, total charge on an isolated system, total charge on an isolated system remains conserved, total charge on an isolated system remains conserved। ये जो भी तुम लिख रहे हो सारी, इसकी ना हार्ड कॉपी आई गिव नेक्स्ट क्लास में इन द फॉर्म ऑफ नोट्स प्लस असाइनमेंट ऑल्सो। इसका दूसरा वे क्या हो सकता है? अपने वर्ड में अगर तुम लिखना चाहो कंजर्वेशन चार्ज को, तो क्या लिख सकते हो? यस, नेक्स्ट इसका एक और करके लिख लो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज नीदर बी क्रिएटेड
electric charge neither be created nor be destroyed. So that is yet another property of electric charge. यहां तक की कहानी समझ में आ रही है? कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो तुम मुझे. Any question if you in your mind, without any hesitation you can ask. Ananya, all clear? यस सर. इस बार तो बहुत मेहनत करनी है. यस सर. जेई में 99.99 परसेंटाइल चाहिए मेरे को, और फिजिक्स में भी. क्यों भव्या? Yes, sir. इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमने देखा 99.99 परसेंटाइल रहा है 2 ईयर स्टूडेंट का. मैंने कहा था ना 2 ईयर स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर डू द बेस्ट. इवन 1 ईयर जो कर्नाटक की लड़की है उसका भी बहुत अच्छा रहा, 99.98. सर 99.99 परसेंटाइल के लिए एवरेज मार्क्स कितने होते हैं? सी 99.99 का मतलब समझो, किसी स्टूडेंट का अगर 99.99 परसेंटाइल आ रहा है जेई बी आर्क में, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि ओनली 0.01% ऑफ द स्टूडेंट्स आर अहेड ऑफ हर. तो इस बार अगर 60,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था तो 60,000 का 0.01% निकालो. तो 60,000 का 0.01% का मतलब हो गया, ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो यहाँ से गए. उसकी जो रैंक आ रही है ना 6 आ रही है. ऑल इंडिया रैंक, आरव की ऑल इंडिया रैंक 6 आएगी. बट अभी तो सेकंड अटेम्प्ट बचा हुआ है. दैट इज द मीनिंग. तो तुम लोगों को 100% लाना इस बार. और दैट्स पॉसिबल इफ यू जस्ट वर्क हार्ड. 11 में तो वर्क हार्डली हुआ है तुम्हारा, है ना? कोई बात नहीं, इस बार डबल मेहनत करेंगे. तो चार्जेस कंजर्व्ड. दूसरी बात, अगर सपोज कोई मास है, ठीक है, वो मास अगर मूव करता है, इसकी वेलोसिटी अभी 0 है और वो सपोज सडनली मूव करने लगता है, तो व्हाट हैपेंस टू इट्स मास? विल इट डिक्रीज, विल इट इंक्रीज, और विल रिमेन द सेम? कोई मास है, सपोज 1 kg का कोई मास है, ठीक है, वो रेस्ट पर है तो उसका मास 1 kg है. सपोज वो बहुत स्पीड से मूव करता है तो मास सेम रहता है या बढ़ जाता है या कुछ चेंज हो जाता है, क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है? सोचो. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो मार्क्स तो सेम ही हाँ, रहते हैं. डायमेंशनल फॉर्मूले में तुम्हें क्वेश्चन कराया था 11th क्लास में, रेस्ट मास के बारे में. उसमें पूछा था कि मिसिंग वैल्यू बताओ क्या होनी चाहिए. दिस इज आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. एम नॉट इज रेस्ट मास. एम नॉट इज रेस्ट मास और मास एट रेस्ट. इससे फॉर्मूले से देखो, सी द स्पीड ऑफ लाइट. सी इज द स्पीड ऑफ लाइट. वी इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर जाए, बिकॉज by this formula only we can say that no object in the universe can have a speed more than the speed of light. इक्वल अगर हो जाएगा तो फिर क्या होगा? डाल के देखो इसमें, m इज इक्वल टू एम नॉट, v और c कट जाएगा, 1 - 1 0, ये आ जाएगा m नॉट बाय 0 विच इज इन्फिनिटी. उसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा. ठीक है, दैट इज मास इंक्रीजेस विथ स्पीड. ठीक है, मास इंक्रीज होता है स्पीड के साथ. मास इंक्रीजेस विद स्पीड. तो जो भी तुमने 11th क्लास में पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ, रोटेशन वगैरह वगैरह, वो था न्यूटोनियन मैकेनिक्स. वहां पे हम ये अज्यूम करके चलते थे कि स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज मच लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, अदरवाइज न्यूटन्स लॉ विल नॉट बी होल्डिंग गुड. देखो, मास ही चेंज हो जाएगा. जब मास ही चेंज हो जाएगा तो फिर वो होल्ड कैसे करेगा लॉ? तो न्यूटन्स लॉज विल नॉट होल्ड ट्रू व्हेन स्पीड ऑफ द मास इज वेरी हाई. मतलब कहने का मतलब ये हुआ, मास चेंजेस विद स्पीड. बात क्लियर हो गई? अब हम आते हैं चार्ज के बारे में. व्हाट व्हाट अबाउट चार्ज? अगर कोई इलेक्ट्रॉन है,
सर इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि मास चेंजेस विद स्पीड? हम्म। मास चेंजेस विद स्पीड को हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? हाँ, मास चेंज होता है स्पीड के साथ, लेकिन वो स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए, नियरिंग द स्पीड ऑफ लाइट होनी चाहिए। नहीं, तो बट हम इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं कि इसी हमारा प्रूव इसी हो? फॉर्मूले से कम नहीं होगा, ओके। कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा, बढ़ जाएगा वो। अब हम आते हैं चार्ज पे। सपोज देयर इज एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास पता है कितना होता है किसी को? कोई बात नहीं, यू डोंट नीड टू नो। 1 × 10⁻³ यस, बहुत लाइट होता है ये। सो 9.1 10⁻³ तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका मास तो कम हो सकता, मास तो बढ़ेगा स्पीड अगर बहुत ज्यादा है, लेकिन द चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। विल सी दैट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज दिस मच, चार्ज विल नॉट चेंज, mass changes with speed, whereas charge does not change with speed. लिख लो ये. This is another property of electric charge. Electric charge, electric charge does not, electric charge does not change with speed. Electric charge does not change with speed, or electric charge remains constant. So yet another property of electric charge. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन भी 1 मार्क का अलग से आ सकता है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स ट्राई टू, एक एनालॉजी देता हूं तुम्हें। दो मिल्क वेंडर है, ए एंड दूसरा बी। एक मिल्क वेंडर है जो कि तुम कुछ भी कितना ही अमाउंट मिल्क ले सकते हो, 50 ml भी खरीद सकते हो उससे, 10 ml भी ले सकते हो, 500 ml भी ले सकते हो, 600 ml भी खरीद सकते हो। ओपन में जो देते हैं ना, मेजर करके हम वो देते हैं, वो है कितना भी मिल्क, इन एनी क्वांटिटी यू कैन बाय मिल्क फ्रॉम दैट पर्सन। 100 ml, 50 ml, जितना भी ले, 10 ml जो भी है, 5 ml। जबकि दूसरा जो है वो पैकेट्स में सेल कर रहा है, उसके ऊपर 500 ml के पैकेट्स हैं। तो तुम उसको एक पैकेट लोगे तो 500 ml मिल्क हो गया, दो पैकेट लोगे 1000 हो गया, तीन लोगे तो 1500 ml हो गया। बट यू कांट बाय हाफ ए पैकेट, यू कांट बाय 1/3 ए पैकेट। यस। तो ये मिल्क वेंडर जो है वो मिल्क के पैकेट सेल कर रहा है, उसके बाद 500 ml के पैकेट्स हैं। तो इस पर्सन से तुम हमेशा 500 के मल्टीपल्स ले सकते हो, 1 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, लाइक दैट। जबकि यहाँ पे ब्रेक करके हम कितना ही अमाउंट से खरीद सकते हैं। तो दिस इन ए वे विल बी कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ मिल्क। दिस इज ए क्वांटाइजेशन मिल्क, जबकि ये क्वांटाइजेशन मिल्क नहीं है, ये कंटिन्यूअस फ्लो है, कितना ही अमाउंट खरीद सकते हैं। तो सिमिलरली वी हैव क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब तुम्हें क्वांटाइजेशन समझ में तो आ चुका है, उसको अपने वर्ड्स में कैसे डिफाइन कर सकते हो? उससे मिल्क वाली एनालॉजी से अंडरस्टैंड करो। यहाँ पे मिल्क पैकेट्स के फॉर्म में अवेलेबल था क्वांटाइजेशन मिल्क में, 500 ml से कम ले नहीं सकते, लेकिन उसके मल्टीपल पैकेट्स ले सकते थे। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। हम्म। जैसे यहाँ पे जो पैकेट था मिल्क का वो इंटीग्रल मल्टीपल था ना, एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, 10 पैकेट। 2.5 पैकेट नहीं ले सकते, 1.6 पैकेट नहीं ले सकते, 1/3 पैकेट नहीं ले सकते। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑल्सो क्वांटाइज। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ मिनिमम चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है? हाँ, लिख लो, अब लिखो इसकी डेफिनेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, 1 मार्क। इलेक्ट्रिक चार्ज on a body, electric charge on a body or object
is always integral, is always integral multiple, always integral multiple of a minimum charge called electronic charge, which equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. अब जो तुमने स्टेटमेंट लिखा है उसी को फिजिक्स में क्या होता है कि whenever you know in any answer wherever you can replace your answer with the help of a diagram or with the help of a formula, do that because उससे एक्सप्लेन जल्दी हो जाता है। तो इसी चीज को तुम वर्ड्स को हम मैथमेटिकल फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ a minimum charge which is that on the electron. तो Q क्या हो गया? Any charge n is integer, है ना? तो जीरो भी आता है बट उसको मीनिंग नहीं है यहाँ पे। एंड E is the minimum charge possible and SI unit of electric charge is coulomb. शॉर्ट में ही राइट उल्टा लिख दिया था मैंने, कैपिटल C. Q is equal to NE. The very first formula of electrostatics. So Q is equal to NE relates charge on an object with number of electrons and the electronic charge. तो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कर ली थी? एक बताओ, वन प्रॉपर्टी। टेल मी वन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक अट्रैक्ट। दूसरी तुम Does बताओ। not change with speed. हम्म, Does not change with speed. यस। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अनन्या तुम बताओ नेक्स्ट एक और। algebraic in nature. एल्जेब्रिक इन नेचर एंड देन क्वांटाइजेशन, है ना? तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें? एक क्वेश्चन लिखो। when when a glass rod when a glass rod is rubbed with fur, sorry, silk. When a glass rod is rubbed with silk, 5 coulomb of positive charge, 5 coulomb of positive charge appears 5 coulomb of positive charge appears on the glass rod. 5 coulomb of positive charge appears on the glass rod. अगले को find first part, number of electrons exchanged, number of electrons exchanged between the glass rod and silk. Number of electrons exchanged between glass rod and silk. Second part, charge that appears on the silk, charge that appears on silk
Third part, electrons are transferred. Electrons are transferred from which material to which material? Electrons are transferred from which material to which material? पूरा करो फिर बताना सारा। Basically we have to use this only, है ना? Q is 5, N हमें पता नहीं, इलेक्ट्रॉन चार्ज वी हैव विद अस, इसको सिंप्लीफाई कर लो। एक जीरो इधर से ले लेते हैं, 18 हो जाएगा। क्यों? अच्छा, हाँ ठीक है, तो फिर 19 ही रहेगा। 3 पॉइंट माइनस क्यों आएगा? सर 3.125 पूरा डिवाइड 3.14 और 12, 125 ऑलराइट, पूरा डिवाइड 3.125 10 to the power 19। So these many electrons are transferred. कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुए? ग्लास रॉड से सिल्क में ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आता है हमेशा? पॉजिटिव। फिर सिल्क पे नेगेटिव आएगा। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन गिव अवे कर रहा है। जिस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो गेन कर रहा है। यस, सो सिल्क हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स, लिख लो ये भी, एंड ग्लास हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। सिल्क हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स and glass has lost electrons. सर हम्म। सेकेंड पार्ट था चार्ज दैट अपीयर्स ऑन सिल्क, तो वो वही होगा ना 5 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। हाँ, तो अमाउंट ऑफ चार्ज सेम होगा so बस। nature of charge on silk would be negative, it would be minus 5 coulomb, and glass would be 5, positive 5 coulomb. So nature would be negative on the silk and magnitude wise it will be minus 5 coulomb. तो ये आएगा, ये दिया था मैंने क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। when when अनन्या क्लियर हो गया? सर अनन्या, ये जो आपने पॉजिटिव 5 कॉलम, हाँ तो ये वाला जो पॉजिटिव ग्लास पे अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सिल्क पे उतना ही नेगेटिव आएगा, बिकॉज इज ऑलवेज ऑपोजिट ये नेचर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। व्हेन rubber rod when a rubber rod is
rubbed with fur is rubbed with fur 2 into 10 to the power 6, 2 into 10 to the power 6 electrons are transferred. 2 into 10 to the power 6 electrons are transferred. First part, identify which material has lost electrons and which material has gained electrons. Identify which material has lost electron and which material has gained electrons. Second part, find charge on each material. And the third part, total charge on the system. Total charge on the system. System का मतलब ग्लास रबर रॉड प्लस एंड फर. फाइंड टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम. सिस्टम के आगे ब्रैकेट में लिख लो रबर रॉड एंड फर. यूनिट लिखो यूनिट. एन दिया हो ना, यूनिट लिखो. This time you've been given n and you're supposed to find q. फॉर्मूला एक ही वो यूज होना है, q इज इक्वल टू एन ई. एन कितना दिया हुआ था? 2 into 10 to the power 6. This is 1.9 10 to the power minus. Q will be 3.2 13 coulomb. If you want, you can also write it 0.32 into 10 to the power minus 12. Minus 12 को क्या बोलते हैं? पिको कुलम. पिको इज 10 टू पावर माइनस. ये सारा लिख लेना. मिली का मतलब होता है 10 to the power minus 3. ठीक है. माइक्रो वुड बी 10 to the power minus 6. नैनो वुड बी 10 to the power minus 9. And pico would be 10 to the power minus 12. So coulomb is a big unit of charge. We use these. Similarly, kilo कितना होता है? 10 to the power 3.
मिलियन और मेगा वुड बी 10⁶, 10⁹ हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट मैंने पूछा था कि रब किस मटीरियल पे चार्ज कौन सा नेचर का आ रहा है। रबर पे हमेशा कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव आता है, और फर पे पॉजिटिव आएगा। फर हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, रबर हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स। परफेक्ट। यहीं पे तो लोचा है। दिस इज 0.3 नेगेटिव से 0.32 पॉजिटिव। So if somebody asks me what is the total charge on the system, the total charge on the system तो zero हो गया। If I न्यूट्रल take rubber rod and fur as a system, है ना भव्य, अगर इसको एज ए सिस्टम हम मानेंगे तो जीरो हो गया, एक में पॉजिटिव एक में हो नेगेटिव है। हाँ, न्यूट्रल हो गया न्यूट्रल। हाँ न्यूट्रल हो गया। सो एज ए सिस्टम द टोटल चार्ज रिमेन्स जीरो। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, तुम्हें याद भी करना है रिजल्ट। फाइंड फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 1 coulomb of charge. Find number of electrons in 1 coulomb of charge. Find number of electrons in 1 coulomb of charge. जो आंसर आएगा उसको तुम्हें याद भी करना है। यूनिट सर 6.25 इंटू 10⁻18। यूनिट क्या होगी? कुछ नहीं। जैसे नंबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, किया। इसमें भी वही फॉर्मूला यूज होना है, Q इक्वल टू एन ई। Q इज 1 कूलम, 1.6 10⁻⁻19, और फिर n के लिए सॉल्व कर लो उसको। उसमें रबर विल गेन इलेक्ट्रॉन और रबर विल लूज। हाँ, नंबर ऑफ। रबर नेगेटिव है तो रबर विल गेन इलेक्ट्रॉन ना। हाँ, रबर पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो रबर गेन करेगा और फर लूज यस, करेगा। यस, rubber has gained, fur has lost. So this number you have to remember, 6.25 10⁻18। अब हम आगे बढ़ते हैं। Coulomb's law। Coulomb's law is one of the fundamental laws of nature। मतलब फंडामेंटल का मतलब ये है कि इसको हमने किसी और से डिराइव नहीं किया। जैसे हम गॉसेस लॉ पढ़ेंगे, गॉसेस लॉ इज नॉट ए फंडामेंटल लॉ, गॉसेस लॉ इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम कूलम्स लॉ ओनली। तो कूलम्स लॉ इज ए फंडामेंटल लॉ। इट होल्ड्स ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, मतलब उसका डायमेंशन नेग्लिजिबल होना चाहिए। सो वेन एवर आई राइट Q1 Q2 विदाउट पॉजिटिव नेगेटिव, उसका अंडरस्टूड होगा कि वो पॉजिटिव है। अगर इफ आई राइट माइनस साइन देन इट मीन्स इट्स नेगेटिव चार्ज। सपोज वी हैव 2 point charges separated by distance small r, space or air in between. So since both are positive, they'll be repelling each other. Force on 2 because of 1, force on 1 because of 2, force on 1 due to Q2 or 2. This is force on 2 because of 1. जब भी मैं ऐसे लिखूंगा इसका मतलब ये होगा 1 और Q1। तो as such, force is a vector quantity।
इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, दे इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जस्ट लाइक ग्रेविटेशन में तुम लोगों ने पढ़ा था, मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। जैसे कि तुमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था कि magnitude of force is directly proportional to the product of charges. So here we have product of masses था वहाँ पे, product of charges, and magnitude of force is also proportional to 1 by r square. इसको कैसे लिख सकते हैं? Magnitude of force is directly proportional to 1 by r square या inversely proportional to r square. दोनों एक ही बात है. Directly proportional to 1 by r square would mean inversely proportional to r square. ठीक है? And if you club these two together, तो क्या होगा? Magnitude of force proportional to q1 q2 by r square. And if you hurt out the sign of proportionality, you bring in a constant. Yes, k, which is 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. And that's nothing but mathematically Coulomb's law. एक बार लिख लो, फिर इसका स्टेटमेंट लिखेंगे. सर स्पेस और एयर क्यों लिखा है आपने? हाँ, बिकॉज अगर कोई दूसरा मीडियम होगा ना, इट विल चेंज. ओके। और फोर्स ऑन वन विद रिस्पेक्ट टू? नहीं, F12 मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2. ओके। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑन दिस इसकी वजह से इसको रिपेल करेगा, इधर आएगा. हम डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे. तो फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन इधर होगा, फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, वन पे किधर लगेगा? वन पॉजिटिव, टू भी पॉजिटिव, टू इसको पुश करेगा इधर. तो फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू. तो दोनों का डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, पता लग रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दे आर इक्वल. एंड इन फ्री स्पेस और एयर इट इज दिस मच. बट अगर हम कोई मीडियम रखेंगे तो फिर फोर्स चेंज होगा. हाँ जी. अब बताओ उसका स्टेटमेंट अपने वर्ड्स में कैसे लिखोगे? कौन बताएगा? तुम बताओ. जो हमने मैथमेटिकली लिखा है इसको तुम वर्ड्स में कैसे लिखोगे? हम्म. इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. ठीक है, तो ये इस वर्ड्स में हो जाएगा. तुम बताना अनन्या, कुलम्स लॉ को वर्ड में कैसे फ्रेम करोगे? अंडरस्टैंडिंग एंड देन राइटिंग इट और फॉर्मिंग योर ओन वर्ड्स, वो बहुत ज़रूरी है. Sir, it states that force is directly proportional to charges of two bodies and प्रोडक्ट ऑफ टू. in आज पता है क्या, स्पीकर ना इसका वॉल्यूम product कम हो गया, वो चेंज करने पड़ेंगे मेरे को नेक्स्ट क्लास में. हाँ. product of two bodies and inversely proportional to square of distance between बिटवीन them. देम. थोड़ा इसको और मॉडिफाई कर सकती हो तुम, भव्या? तो सर मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स प्रोवाइडेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between the two charges. थोड़ा सा मिसिंग है, एक चीज मिसिंग, बहुत छोटी सी, अगर तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो बहुत जरूरी है, लेकिन वो अदरवाइज Constant. टीचर तुम्हारा आधा मार्क काट लेगा वन में से. Constant. यस, व्हेन द चार्जर प्लेस्ड इन एयर और फ्री स्पेस, बिकॉज ये जो फॉर्मूला है, जो हमारा फॉर्मूला भी आया ना, वो फ्री स्पेस उसके लिए है. तो अगर कंप्लीट सेंटेंस देखा जाएगा ना टेक्निकली, तो वो करेक्ट होगा. और जब भी बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है ना, जब प्री बोर्ड वगैरह में बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं, तो दे वांट एवरीथिंग टू द एग्जैक्टली द सेम. लिखो, अब स्टेटमेंट लिखो. अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ,
अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस मेंशन करना बहुत जरूरी है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to is directly proportional to the product of directly proportional to the product of magnitude of two charges. Is directly proportional to the product of magnitude of two charges. तो एक की पॉइंट हो गया पॉइंट चार्जेस, दूसरा हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, एंड inversely proportional to inversely proportional to the square of the distance between them. Inversely proportional to the square of the distance between them when charges are placed in space or air. हाँ, बिकॉज ये इस फॉर्म में तो स्पेस में ही है. हम्म. तो जब भी हम इसके कुलम्स लॉ के न्यूमेरिकल करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्जेस को नेम करेंगे. आफ्टर नेमिंग द चार्जेस, we'll find the magnitude of the charges. Since force on the charges, since force is a vector quantity, then we'll see the direction, and according to direction we'll decide whether they'll be added or subtracted or something else. और यहाँ पे थोड़ा सा रोल आएगा 11th क्लास का, वेक्टर्स. याद आ रहा है 11th क्लास का वेक्टर्स किया था? थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं वेक्टर्स, विल कम बैक टू दिस. इफ यू हैव a vector a and vector b, नहीं वो भी नहीं करे, पहले वेक्टर थोड़ा रिकैप करा रहा हूँ. अगर दो वेक्टर्स का तुम्हें रिजल्टेंट निकालना है तो क्या करते थे, टेल में, याद आ रहा है? हाउ डू यू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स? देयर टू लॉज, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ. ट्रायंगल लॉ में क्या करते थे, कौन बताएगा? व्हाट वाज ट्रायंगल लॉ? अनन्या, ट्रायंगल लॉ क्या था? अगर हमें दो वेक्टर्स को ट्रायंगल लॉ से ऐड करना है तो क्या करोगे? हम्म. 11th का एग्जाम खत्म हो गया, लेकिन रिमेंबर दैट वेक्टर विल बी यूज्ड, सर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज होगा आर इलेक्ट्रिक फील्ड. वाला रिजल्ट वाला था क्या? हाँ, आर इज इक्वल्स टू वो तो फॉर्मूला बता रही हूँ. सर ट्रायंगलों में करते क्या थे हम लोग, फर्स्ट वेक्टर को सर ड्रॉ किया. टू वेक्टर्स सेम ऑर्डर में लिए जाते हैं, और जो थर्ड साइड होती है। फर्स्ट वेक्टर की टिप पे सेकंड वेक्टर का टेल रखोगे. हाँ तो सर सेम ऑर्डर में ही तो लिया। हम्म. एंड देन ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द to the tip of the second gives you the resultant. This थर्ड। was triangle law of vector addition. ये काम आएगा, मैग्नेटिज्म में भी काम आएगा, बिकॉज मैग्नेट इफेक्ट जो करंट में फोर्स आएगा वहां भी यूज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज होगा, फोर्स में यूज होगा. इसको बना लो, लिख लो. सिर्फ वो भी करेंगे अभी, वो भी करेंगे अभी. थोड़ा रिकैप कर लेते हैं वेक्टर्स का, बिकॉज ये काम आने वाला है हमें. So in triangle, what we do is we draw the first vector. On the tip of the first vector, we place the tail of the second vector, and the resultant is obtained by joining the tail of the first to the tip of the second. दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है सपोज. तो जो रिजल्टेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड कैसे आता है? टू ए बी कॉस थीटा. ये काम आएगा.
दूसरा तुम्हारा था पैरेललोग्राम लॉ. Here what we do is we draw two vectors as co-initial vectors. देखो ए और बी दोनों को को-इनिशियल कर दिया हमने. को-इनिशियल का मतलब दोनों का टेल सेम पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे. उसके बाद यू कंप्लीट द पैरेललोग्राम एंड द डायगोनल बिटवीन देम विल गिव द रिजल्टेंट. ठीक है. एंड द आंसर विल बी द सेम बिकॉज पैरेललोग्राम लॉ कंटेन्स ट्रायंगल लॉ. अगर तुम क्लोजली देखोगे, अगर ये बी है तो ये भी है, तो ये तो ट्रायंगल लॉ ही बन गया ना इन ए वे. तो हमने, फिर रिमेंबर, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, फिर इसको फॉर्मूला से डिराइव किया था. व्हाट अबाउट डायरेक्शन? बिकॉज वेक्टर हैज अ डायरेक्शन आल्सो. डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया था? ये हो जाएगा बी कॉस बी साइन थीटा, बेस हो जाएगा बी कॉस थीटा, एंड देन वी यूज tan phi. Tan phi is perpendicular, which is b sin theta. This is a plus b cos theta. इससे हम डायरेक्शन निकाल देते हैं. तो अगर दो फोर्सेस हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, तो हमारा इससे काम चल जाएगा. लेकिन कई बार क्या होता है, यू बिन गिवन दैट ऑन अ चार्ज थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग, फोर फोर्सेस आर एक्टिंग, फिर हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन में वी रिजॉल्व फोर्सेस. सपोज किसी चार्ज पे एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, हम्म एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है मान लो. another question is find the net force. तो क्या करोगे? we basically resolve forces. Resolve a vector in two directions, two mutually perpendicular directions. जब भी तुम्हें किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना है, सपोज ये एंगल थीटा है, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है. तो जो ये वाला थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा कौन सा होता है? कॉस. लिख लेना ये. और दूसरा कंपोनेंट कितना होता है? साइन. So whenever you resolve a force or a vector into two mutually perpendicular directions, थीटा के साथ वाला हमेशा कॉस होगा और दूसरा हमेशा साइन होगा. ये बहुत काम आएगा. एक क्वेश्चन करो छोटा सा. सपोज दिस एंगल इज 30 डिग्री. ये फोर्स मान लो है 20√2 न्यूटन. टेल मी what is its horizontal component and what is its vertical component. Try. कर लो लिख के. Find component along 30 degree and other component. थीटा के साथ कंपोनेंट हमेशा कॉस होगा. कॉस 30 कितना होता है? व्हाट इज कॉस 30? याद है? सर एफ एक्स है 10√6, हम्म 10√6, हम्म और एफ वाई है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वुड बी 20√20 cos 30. हम्म अनन्या cos 30 कितना होता है? √3/2. सर मेरा अलग आ रहा है, मेरा 20 20√6 20 न्यूटन. रूट सिक्स आ रहा है. FX और FY वो याद करना है 20 तुम्हें सारा. रूट tan 30 कितना होता है? 10. cos 60. हम्म
10√6. What और about this component? 10√2। F होगा 22 एंड साइन 30. साइन 30 इज हाफ. 10√2 न्यूटन हो गया. ठीक है. कहने का मतलब ये कि अगर सिंगल फोर्स को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे तो ये आंसर्स आ रहे हैं. एंड वाइस वर्सा ऑल्सो. अगर दो फोर्सेस 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट इतना आएगा. बाई चांस इसी क्वेश्चन में इफ समवन टेक्स दिस एंगल, किसी ने मान लो ये वाला एंगल ले लिया, एंगल कितना होगा? अरे बावले, 45 कैसे हो गया? जब 30 था तो ये 60 नहीं हो गया? अब मुझे बताओ एफ वाई और एफ एक्स बताओ इस बार. ये एफ वाई है. जल्दबाजी मत करना. थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस होता है. सर सेम ही आएगा आंसर। थीटा के साथ वाला कॉस होता है. दैट मीन्स cos 60 एफ वाई हाफ। हो जाएगा 20√2 हाँ cos 60. cos 60 कितना होता है? हाँ। हाफ. वही आंसर आ गया. तो अगर बाय चांस किसी ने ये एंगल लिया तब भी वही आंसर आएगा. ठीक है. तो उससे फर्क नहीं पड़ता. और दूसरा कंपोनेंट हमेशा होता है साइन वाला. तो 20√2 साइन 60. साइन 60 होता है √3/2. 10√2 आ गया. 10√6 आ गया. तो आंसर विल रिमेन द सेम. तो जब भी दो से ज्यादा फोर्सेस हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे. दो फोर्सेस हम पैराग्राम लॉ यूज कर लेंगे. जैसे यहाँ पे सपोज मेरे को नेट फोर्स निकालना है. दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन. तो जो फोर्सेस एक्स और वाई डायरेक्शन में, नो इशू, उसमें हमें कुछ नहीं करना है. लेकिन जो फोर्सेस एक्स वाई डायरेक्शन में नहीं है उनको हम रिजॉल्व करेंगे. मान लो ये एंगल है थीटा 1 और ये एंगल है थीटा 2. जरा रिजॉल्व करके बताना मुझे क्या आंसर आएगा. फोर्सेस को रिजॉल्व करो. टेल मी नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड नेट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन. देखिए ऑन टाइम पूरा फाइनल आंसर चाहिए मैं. व्हाट इज द नेट फोर्स अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन? व्हाट इज द नेट फोर्स अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन? रिजॉल्व कर लो. F2 और F4 को रिजॉल्व करना है तुम्हें. हाँ, जैसे भी करना है. ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस होंगे, सेम डायरेक्शन में ऐड होंगे. पहले रिजॉल्व करो. सर एक्स डायरेक्शन में F1 प्लस F2 cos θ1 माइनस F4 sin θ2। ठीक है. और वाई डायरेक्शन में F3 प्लस F2 sin θ1 माइनस F5 माइनस F4 cos θ2। ठीक है. पहले इसको यहीं पे रिजॉल्व करके लिख लो ना. इसका ओरिजिनल कॉम्पोनेंट F2 cos θ1 हो 2. ये 1 है, एंगल θ1 है. ये 1 है. ये θ1 है. तो ये F2 cos θ1. ये पे मार्क कर लो ना, एरो लगा के. तो F2 को अगर मुझे रिजॉल्व करना है तो ये हो जाएगा F2 cos θ1. ये हटा दो अब. ये हो जाएगा F2 sin θ1. तो हमने F2 को रिजॉल्व कर दिया. F4 को रिजॉल्व करूंगा तो इधर डायरेक्शन में आएगा F4 θ2. ये हो जाएगा F4 θ2. ठीक है, ये गया. अब मैं इसका नेक्स्ट डायग्राम बना रहा हूं.
अज्यूमिंग दैट इस साइड के फोर्सेस ग्रेटर है, F1 इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा। ये नेट फोर्स आ गया अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली अज्यूमिंग दैट पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के फोर्सेस ग्रेटर हैं, तो ये हो गया F3 एज इट इज, दिस इज F2 साइन थीटा 1, ये F5 नीचे की तरफ माइनस हो जाएगा, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अज्यूमिंग दिस टू बी F5, तो हमने रिजॉल्व कर लिया। अब हमारे पास दो ही फोर्स हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस है, दूसरा अलोंग वाई एक्सिस है। नहीं, √2 तब होता है व्हेन दे आर इक्वल, दे आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो अब दो फोर्सेस अगर 90 डिग्री पर हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? द रिजल्टेंट विल बी यूजिंग अगेन द जो हमने अभी किया था, तो एफ नेट का फॉर्मूला हो जाएगा √f(x)² Fy² प्लस Fy cos 90। cos 90 कितना होता है? तो whenever forces are at 90 degree, this how you can find resultant। तो रिजॉल्व करने के बाद दिस इज हाउ यू फाइंड रिजल्टेंट। लेकिन फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन कैसे निकालोगे फिर? डायरेक्शन निकालने का तरीका ये होगा कि ये एफ नेट है हमारा, ये एफ एक्स है, ये एफ वाई है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइव मान लो, तो tan फाइव कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको यूज करके डायरेक्शन निकाल लोगे। ये अक्सर यूज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यूज होगा और इलेक्ट्रिक फोर्स में भी यूज होगा, कुलम्स लॉ में। फोर्स जब आएंगे तो यूज करना पड़ेगा। नहीं, व्हेन द नेट फोर्स की तुम्हें डायरेक्शन बतानी है तो कैसे बताओगे डायरेक्शन? बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड, अगर कई सारे फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहे हैं फिर तब तो बड़ा करना पड़ेगा ना, सिमेट्री अगर नहीं है तो। सम मोर रिजल्ट्स, अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के मैं फोर्स ले रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, एंड दे आर एक्टिंग एट 60 डिग्री, ये काम आएगा। तो इनका रिजल्टेंट हमेशा इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर पे एक्ट करेगा, ठीक है। एंड दिस विल बी ऑलवेज √3 टाइम्स एफ। Result number one, when two vectors of equal magnitude are acting at an angle 60 degree, the resultant will be √3 times each, and it would be acting at angle bisector, लिख लो। Second result, if two vectors of equal magnitude are at 90 degree, resultant would be √2 times each, it would be at angle bisector। All these results will be used सर वेक्टर कोई भी हो सकता है, तो इस वेक्टर हाँ, को इट कुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, इट कुड बी मैग्नेटिक, कुछ भी हो सकता है। फॉर एनी वेक्टर, हम सिर्फ यहाँ फोर्स की बात करें बिकॉज अभी हम फोर्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। If two vectors of equal magnitude, they are acting at an angle 120, resultant would remain F only. It would be acting at angle bisector। तो अगर दो फोर्सेस 120 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, द रिजल्टेंट वुड बी एक्टिंग इन बिटवीन दम। 120 पे 180 पे जीरो हो गया, दे कैंसिल आउट।
Another result, if three vectors of equal magnitude are acting at 120 with each other. ये भी हम ट्रायंगल वाला क्वेश्चन करेंगे तब काम आएगा. F net would be 0. तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसको कैंसिल कर देगा. If three vectors of equal magnitude are acting at 120, 120, 120, the resultant would be 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, कूलम्स लॉ, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं, सब जगह ये यूज होना है. देन व्हेन आई डिस्कस magnetism and even in dipole, we'll be using dot product and cross product also. If you multiply two vectors in such a way that their product is a scalar quantity, we call it scalar product or dot product. Why dot? Because we place a dot in between. And it is always magnitude A into B into cos theta. Or agar these vectors are in terms of their components, then what is A dot B? याद आ रहा है? A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2. Perfect. Will be used. लिख लो. जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये फॉर्मूला यूज होने वाला है. A cross B, cross product of two vectors, A mod B mod sin theta n cap. डायरेक्शन का बहुत रोल होगा. एंटायर मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में डायरेक्शन काम आएगा. बहुत सारे लॉज हैं विच आर बेस्ड ऑन डायरेक्शंस ओनली. तो व्हेन यू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा डायरेक्शन. हाउ डू यू फाइंड डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट? याद आ रहा है किसी को? क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकाल देते हैं? नहीं. एन कैप के टर्म्स में. राइट हैंड स्क्रू रूल. Right hand screw rule or right hand thumb rule. If you curl the fingers of the right hand from the first vector to the second vector, extended thumb gives you direction of cross product. जैसे मैंने A से B मूव किया, थंब बाहर की तरफ आ रहा है. ठीक है, बाहर को हम कैसे शो करेंगे? ऊपर की तरफ. A क्रॉस B. अगर मुझे B क्रॉस A निकालना है तो पहला वेक्टर B हो गया, दूसरा A हो गया, इनवर्ड फिंगर्स जाएंगी. ठीक है, विल बी लाइक दिस. B cross A would be like this. So direction of cross product can be found by using right hand screw rule. कई सारे रूल्स हैं इस साल तुम्हारे. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, बहुत सारे काम आने वाले हैं. तो हाँ, राइट हैंड स्क्रू रूल की डेफिनेशन लिखो, स्टेटमेंट लिखो. If the fingers of the right hand, if the fingers of the right hand are rotated from first vector
are rotated from first vector to the second vector. The fingers of the right hand are rotated from first vector to the second vector. Then extended thumb, extended thumb would give, extended thumb would give direction of cross product. तो जब हम टॉर्क वगैरह फाइंड करेंगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट यूज में आएगा, इसी चैप्टर में है वो। और क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने का दूसरा तरीका था कंपोनेंट का फॉर्म में, ये डिटर्मिनेंट, इफ यू रिमेंबर, आई जे के A1 B1 C1 A2 B2 C2, राइट। सर एक बार थंब के आगे बोल दो, वो हम्म, आवाज चली गई थी। क्या? द थंब वुड गिव के आगे वाला बोल थंब दो। वुड गिव द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. ओके The सर। fingers of the right hand are rotated from the first vector to the second vector. Then extended thumb would give the direction of cross product. ठीक है, जो आज किया उसको सेम अब इस साल ये रूल बना लो, वॉट एवर इज बीइंग टॉट टू यू, चाहे वो जेई का मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो, ये वाला सेम डे उसको रिवाइज कर लो, हाफ एन आवर देके इन द इवनिंग, सो वॉट एवर इज बीइंग टॉट विल स्टे देयर। अगर तुम ये सोचो कि नहीं अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी क्या करेंगे पढ़ के, जब टेस्ट आ जाएगा बिल्कुल तब पढ़ेंगे, डोंट डू दैट। वॉट एवर इज बीइंग टॉट रिवाइज देन एंड देयर। इफ एनीथिंग इज डाउट इज देयर, यू आस्क मी द नेक्स्ट क्लास। तो फ्राइडे को विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। एंड तुम्हारी जेई क्लास तो 12 अप्रैल से है वहाँ पे साउथ सेंटर पे, है ना? सर जी, जो फिजिक्स क्लास होगी सैटरडेज वो को, वो सैटरडे को जब, होगी 1:15 के बाद, डाउट्स सर वाली। वो अभी वो हमारा वो अप्रैल में नेक्स्ट स्टार्ट होने के टाइम आना है या अभी से आना है? नहीं, तभी करेंगे, ओके है ना? अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो बता देना, मैं I'll be there। ओके बट ओके। वो सैटरडे नहीं हो पाएगा, सम अदर डे कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं आ रहा हूँ क्रैश कोर्स के लिए। आई एम देयर एट द साउथ सेंटर ऑन मंडे, थर्सडे एंड ट्यूसडे। अगर कुछ डाउट है तो तुम आ जाना, बता दूंगा टाइम, अदरवाइज तब से कर लेंगे, है ना? ओके सर। ओके, एंडिंग द क्लास। थैंक यू सर।